वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग योर चैनल क्वालिटी गुरु इंडिया एंड मेरा नाम है अमित कुमार मिश्रा। मुझे 18 साल का क्वालिटी में एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस में काम किया है क्वालिटी के। एंड मैं IATF 16949 सर्टिफाइड ऑडिटर हूँ। साथ में मैंने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में भी सर्टिफिकेशन लिया हुआ है IIT रुड़की से। मैं सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूँ, लीन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट सर्टिफाइड हूं और लीन सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट सर्टिफाइड हूं। इसके अलावा भी और बहुत सारे सर्टिफिकेशंस मैंने ले लिए हैं क्वालिटी के। एंड आज का जो हमारा सेशन है वो है रिपेयर, रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट्स के ऊपर। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ 3 वर्ड नहीं है, मैं इनको 3 डेंजरस वर्ड बोलता हूं, क्योंकि जहां कहीं भी रिपेयर, रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट होते हैं वहां कुछ ना कुछ कस्टमर कंप्लेंट आने की पॉसिबिलिटी बनी जाती है। सो आप सबके भी अलार्म जनरेट होना चाहिए जब भी आप रिपेयर, रिवर्क या सस्पेक्टेड पार्ट को देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ये रिपेयर, रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट इंडस्ट्रियल उदाहरण के साथ में आगे आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, और आप मेरे साथ इस सेशन के एंड तक बने रहें। सेशन के एंड में कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिससे आप रिपेयर, रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट को रिड्यूस कर सकते हैं और बहुत सारे कस्टमर कंप्लेंट से भी आप बच सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फासन योर सीट बेल्ट और मेरे साथ इस सेशन के अंत तक बने रहें। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आपको लगता है कि मैंने रिपेयर, रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट को आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने मित्रों को, सो दैट वो भी इस क्वालिटी शेयरिंग के जो जर्नी है उसके भागीदार बन सकें। और साथ में मेरे वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर एक कोट आपको सुनाना चाहूंगा जो कि फ्रेडरिक ने दिया है। और फ्रेडरिक ने कहा है कि इट इज इजियर टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन देन टू रिपेयर ब्रोकन मैन। कहने का मतलब है कि जब बच्चा ग्रोन अप होता है तो हम उसे मजबूत बना सकते हैं तब अच्छी न्यूट्रिशन देके, अच्छी एजुकेशन देके, अच्छे संस्कार देके, उसका ध्यान रख के और उसको बीच बीच में उसको सहायता देके हम उसको अच्छा इंसान बना सकते हैं, अच्छा प्रोफेशनल बना सकते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बहुत बड़ा हो जाता है, उसके बाद से अगर वो बिगड़ जाता है तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जब भी हमारे प्रोडक्ट बने तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम जो क्वालिटी सिस्टम्स हैं, जो हमारे नियम हैं, उनका पालन करके बनाएं, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी प्रोडक्ट बने और उसमें डिफेक्ट जनरेट ना हो। क्योंकि बच्चे की तरह, जैसा बच्चे और बड़े का उदाहरण था, वैसे ही जब वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव बन जाएगा तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल होगा और उसके पीछे बहुत खर्चा भी लगेगा। तो आशा करता हूं आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके लिए ISO ने कुछ गाइडलाइंस भी दी हैं, और सबसे पहले जो उसका डेफिनेशन है उसके ऊपर बात करते हैं। रीवर्क, रीवर्क की हिंदी होती है दोबारा कार्य करना। एंड उसकी जो डेफिनेशन है, एक्शन ऑन ए नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक इट कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स। मतलब एक नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट को जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से दोबारा कार्य करके बनाना रीवर्क है। रीवर्क करने में क्या होता है कि जो हमारा पार्ट होता है वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से दोबारा बन जाता है और वो ओके हो जाता है। लेकिन रिपेयर, रिपेयर का हिंदी होता है मरम्मत। मरम्मत का मतलब है कि कोई प्रॉब्लम, कोई पार्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम आई तो उसको ठोक के, हिला के, डुला के, कुछ छोटा मोटा उसमें सुधार करके हमने उसको काम लायक बना देते हैं। वो काम लायक तो बन जाता है, लेकिन वो जो कस्टमर की जो स्पेसिफिकेशन है, जो वो रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो 100% कंप्लाई नहीं करता। इसकी जो डेफिनेशन है, एक्शन ऑन ए नॉन कंफर्मिंग प्रोडक्ट टू मेक ए एक्सेप्टेबल फॉर इंटेंडेड यूज। मतलब एक नॉन कन्फर्मिंग प्रोडक्ट के ऊपर दोबारा काम करके उसको उपयोग के लायक बनाना
रिपेयर कहलाता है। लेकिन रिपेयर में पार्ट जो है वो 100% जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस है उसको कंप्लाई नहीं करता। और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं आईएसओ के रिपेयर और रिवर्क को लेके, उन सबका भी हमें ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा रिवर्क को समझाना चाहूंगा। ये एक रॉड है जिसमें एक 19 mm का डाया हमने काटा है। 19 mm का डाया कटने के बाद से हमें पता चलता है कि इसकी स्पेसिफिकेशन तो 18 mm थी, जो कि हमने 19 mm का डाया बना दिया है। तो अब हमें इसको रिवर्क करना पड़ेगा एक्सेप्टेबल बनाने के लिए, नहीं तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको रिजेक्ट करके स्क्रैप कर दें, जिससे हमारे कंपनी का कॉस्ट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हमने उस कॉस्ट को बचाना है तो हम इसे रिवर्क करेंगे और वो हमारा कॉस्ट बच जाएगा। इसके लिए हम इसके ऊपर 1 mm का एक और कट लगाएंगे और ये 18 mm का डाया बन जाएगा और हमारी वो कॉस्ट बच जाएगी, साथ में ये प्रोडक्ट ओके हो जाएगा। ऐसे ही रिपेयर का एक उदाहरण मेरे पास है। रिपेयर के उदाहरण में अगर आप देखेंगे तो एक रॉड है जिसके ऊपर बहुत सारी जगह पर डैमेजेज हैं, और अगर हमें इसे ओके बनाना है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसके जहां जहां पे कैविटीज हैं वहां पे वेल्ड करके कुछ मटेरियल इसके ऊपर लगाएंगे और फिर उसके बाद से हम इसको दोबारा से मशीनिंग करके इसको जो रिक्वायर्ड आया है उसमें हम इसको बनाएंगे। बनाने के बाद हम इसको जहां फिट करना है वहां पे फिट करेंगे और ये एप्लीकेशन को ओके करेगा। लेकिन आईएसओ की इसके ऊपर बहुत सारी बातें उसने बताई हैं जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रिपेयर के बाद से बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस भी हो जाते हैं। अब तीसरी बात है सस्पेक्टेड पार्ट्स की। सस्पेक्टेड पार्ट्स का एक उदाहरण है, जैसे यहां पे बहुत सारे पार्ट रखे हैं इस टेबल के ऊपर और इन पे कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो इससे हमें पता चलता नहीं है कि कौन सा पार्ट ओके है, कौन सा पार्ट एनजी है, या क्या है ये कौन सा पार्ट। तो हमारे लिए सस्पेक्शन क्रिएट हो जाता है यहां पर कि ये ओके कौन सा और एनजी कौन सा है, और इसी की वजह से बहुत सारे जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं वो कस्टमर को चले भी जाते हैं। तो ऐसे में हमें सस्पेक्टेड पार्ट का ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है कि सस्पेक्टेड पार्ट से हम कस्टमर कंप्लेंट को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका तरीका क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशंस में सभी इंप्लॉइज को ट्रेनिंग दें कि भाई पार्ट्स को कैसे रखना है, उसकी जो जगह बनी है वहीं पे रखना है, ओके पार्ट को कैसे रखना है, एनजी पार्ट को कैसे रखना है, क्योंकि आईएसओ ने कहा है कि जो भी पार्ट बिना आइडेंटिफिकेशन का है दैट शुड बी कंसिडर्ड एज रिजेक्शन। तो अपने ऑर्गेनाइजेशन में ये कल्चर बनाइए कि जो भी पार्ट है या तो ओके है या एनजी है, उसको ओके और एनजी की जगह पे ही रखना चाहिए और वो भी बिना टैग के कहीं भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक बंदे ने एक ओके पार्ट रखा कहीं पे और उसी टेबल पे दूसरे बंदे ने एनजी पार्ट रखा और दोनों बिना टैग के हैं, तीसरा बंदा आया तो उसने सोचा कि शायद ये ओके हैं और उसको वो कस्टमर को भेज देता है, और ऐसे में हमारे को एक कस्टमर कंप्लेंट आ जाती है और उस कस्टमर कंप्लेंट के लिए हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, सेग्रीगेशन करना पड़ता है और हमारे को बहुत सारे काउंटर मेजर लेने पड़ते हैं, बहुत सारा रिजेक्शन होता है और बहुत सारे डेबिट्स भी होते हैं कस्टमर की तरफ से। तो वो हमारे लिए एक सीरियस कंसर्न बन जाता है। अगर हम इसको अवॉइड कर सके कि जो पार्ट जहां पे रखना है और प्रॉपरली आइडेंटिफाई होके, तो हमारे बहुत सारे डिफेक्ट जो 10-20% डिफेक्ट है सस्पेक्टेड पार्ट्स की वजह से ही होते हैं और वो हम बचा सकते हैं। ऐसे ही रिपेयर और रिवर्क के लिए भी आईएसओ ने क्लियर गाइडलाइंस दी हुई हैं कि हमें इसके लिए क्लियर प्रोसेस बने होने चाहिए कि क्या रिवर्क करना है और कैसे रिवर्क करना है। साथ में जब भी हम रिपेयर करेंगे हमें कस्टमर को सूचित करना चाहिए और कस्टमर से अप्रूवल के बाद ही हमें रिपेयर करना चाहिए। अगर हमें कस्टमर के अप्रूवल नहीं है तो हमें रिपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि रिवर्क करने के बाद तो पार्ट ओके हो जाता है स्पेसिफिकेशन के हिसाब से, लेकिन रिपेयर करने के बाद से उसमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। जैसे मैंने पिक्चर दिखाया था उसमें हम वेल्ड करके और उसके ऊपर मशीनिंग करते हैं। तो ऐसे में अगर हमने वेल्ड किया भी और बाद में पता चला कि उसमें क्रैक डेवलप हो गए और उसमें कैविटी बन गई या उसके वजह से कोई क्रैक हो गया और कोई मल्टीपल सीरियस एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसीलिए रिपेयर को जनरली कस्टमर्स अलाउ नहीं करते हैं। तो हमें इनको करने से पहले पीएफएमई भी चेक कर लेना चाहिए कि इन जो डिफेक्ट्स हैं उसको पीएफएमई में कैसे एड्रेस किया गया है, क्या प्रिवेंशन है उसमें, ये सारा कुछ हमें पता होना चाहिए और प्रॉपर प्रोसेस बना होना चाहिए कि वैसे कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे रिवर्क करेंगे
और उसके बाद से रिपेयर रिवर्क करने के बाद से हम उसको कैसे इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन के बाद से उसका डेटा क्या होगा, कैसे हम उसको कैप्चर करके रखेंगे, साथ में उसकी जो आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, उसकी ट्रेसेबिलिटी कैसे होगी। तो हर स्टेज पे जितने भी रिपेयर और रिवर्क होते हैं सबकी हर प्लेस पे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, उनका प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए और तभी हमें कस्टमर को भेजना चाहिए। जब हमें कस्टमर को भेजते हैं तब भी हमारे पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए कि हमने कितने पार्ट रिवर्क वाले, कितने पार्ट रिपेयर वाले कस्टमर को हमने किस बैच कोड के भेजे हैं, सो दैट कस्टमर भी उसको उसी हिसाब से एड्रेस कर सके। आशा करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और मैंने आपको ये जो कॉन्सेप्ट हैं रिपेयर रिवर्क और सस्पेक्टेड पार्ट को एक्सप्लेन अच्छे से किया है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने भी मेरे इस सेशन को ज्वाइन किया। थैंक यू।